स्वागत है आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज एक सिंपल सा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वो है दशा महादशा नाथ का विचार कैसे करते हैं कुंडली से। ये प्रश्न अमूमन बहुत पूछा जाता है। कई लोग पूछते हैं, ज्योतिष के नए छात्र भी पूछते हैं, ज्योतिष के मंझे हुए खिलाड़ी भी पूछते हैं। बहुत दिनों तक ज्योतिष के लंबे लंबे कोर्स किए हुए ज्योतिषाचार्य भी पूछते हैं कि महादशा नाथ से हम फलादेश कैसे करें। तो दोस्तों, आज यही टॉपिक है। मैं इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जहां तक कि मुझसे संभव हो सकेगा। महादशा अंतरदशा नाथ का फलाफल समझने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पे ख्याल करना होगा। जैसे सबसे पहले तो ज्योतिष का एक ये रूल समझे कि कुंडली के पड़े हुए ग्रहों का फलाफल हमें दशा अंतरदशा में मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल पहले दिमाग में बैठाएं। दूसरा, दशा महादशा के या महादशा अंतरदशा के फलों को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पे ख्याल कीजिए। बिंदु नंबर 1, ग्रह मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसका विचार सबसे पहले करें। बिंदु नंबर 2, कोई भी ग्रह अपने भाव से किस भाव में बैठा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है कुंडली में ग्रह के फलाफल को समझने के लिए। सूर्य व चंद्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के दो दो भाव होते हैं, यानी दो दो राशियां होती हैं। एज पर केपी क्या स्थिति होती है वो यहां चर्चा का विषय नहीं बनाऊंगा मैं। सिंपल जो एज पर पराशर या एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सूर्य व चंद्र को छोड़कर बाकी के 5 ग्रहों की दो दो राशियां हो। तो आपको ये देखना है कि ग्रह जो है अपनी कौन सी राशि से किस भाव में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए अष्टमेश, उदाहरण के लिए कन्या लग्न को ले लीजिए। कन्या लग्न में अष्टमेश मंगल अगर लग्न से तृतीय भाव में बैठा है तो अपने अष्टम भाव से अष्टम भाव में चला गया। तो ये स्थिति जो है मंगल के लिए अच्छी हो गई, यानी अष्टम भाव के फलों को मंगल खराब करेगा। और स्वग्रही भी वहां होता है। अब खराब करेगा इन द सेंस, इस पे आपने ये समझना है कि अष्टम भाव से जो जो प्राप्ति जातक को हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, संपत्ति, विल इत्यादि, उसमें कमी कर दे। अब अष्टम भाव के जो बुरे फल है उसमें भी कमी करेगा, यानी वो किसी चीज को जब इलिमिनेट करेगा ग्रह, तो किसी भाव के अगर फलों को इलिमिनेट करेगा तो उसके बुरे फल को अगर इलिमिनेट करेगा तो उसके अच्छे फल को भी इलिमिनेट करेगा। ये मामला एक तरफा है एक तरह से, और दोनों फलों को नष्ट करेगा, अच्छे भी और बुरे भी। और अगर अष्टमेश से मंगल नव पंचम का संपर्क बना लेता है, यानी अष्टम भाव से पंचम में है, अष्टम भाव से नवम में है, तो फिर अष्टम भाव के फलों को वो शुद्ध कर देगा, जो कि जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अष्टक वर्ग में आप प्लैनेट की स्थिति को समझिए। अष्टक वर्ग में ग्रह को कितने बिंदु मिले हैं ये देखिए। अगर एक बिंदु या एक रेखा लेकर अगर ग्रह बैठा हुआ है, भले ही वो कुंडली में उच्च का ही क्यों ना हो, वो अपने फलों को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक अनएजुकेटेड व्यक्ति को अगर अर्थशास्त्री बना दिया जाए, यानी अर्थ मंत्री बना दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर अगर बना दिया जाए, तो वो उस पद को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन वो है ही नहीं।
कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल सके। ये स्थिति है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन अगर प्लैनेट के अंदर खुद के अगर दम नहीं है तो फिर बात नहीं कर। बिंदु नंबर 4, षडबल की स्थिति देखें, यानी दिवा बली, रात्रि बली, दिशा बली, इन सब स्थितियों को भी आप कंसीडरेशन कीजिए। मंगल जैसे कि चतुर्थ भाव में उच्च का होते हुए भी उतना अच्छा फल नहीं करेगा जितना मंगल दसम भाव में नीच का होते हुए भी अच्छा फल कर देगा, क्योंकि दसम भाव में मंगल दिशा बली हो जाता है। ये स्थिति मंगल के लिए अच्छी होती है। बिंदु नंबर 5, किसी भी ग्रह पे उसके सामने वाले किसी ग्रह की पड़ रही दृष्टि को भी कंसीडर कीजिए, उसको भी पकड़िए साथ में, उसके अच्छे बुरे को भी प्लस माइनस कीजिए। ये बिंदु आप अगर नए हैं तो शर्म करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप डायरी पे लिख लीजिए, किसी कागज पे लिख लीजिए इन बिंदुओं को, और उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति है और वो कहां तक खरा उतर रहा है। इन बिंदुओं को लिख लीजिए और फिर प्लैनेट को देखिए। फिर उसके अगला बिंदु, प्लैनेट वक्री है कि नहीं, इसे भी नोट डाउन कीजिए। प्लैनेट कंबस्ट है या नहीं, इसे भी नोट डाउन कीजिए। अब एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति प्लैनेट किसके नक्षत्र में है उसे भी नोट डाउन, और किसके सबलॉर्ड में है उसे भी नोट डाउन कीजिए। हालांकि बहुत सारे बिंदु होते चले जा रहे हैं यहां, हाँ ठीक है, ये होगा ही। एक मंझा हुआ ज्योतिष एक ग्रह को 100 से भी ज्यादा बिंदुओं को ध्यान दे सकता है, यानी 100 से भी ज्यादा बिंदु कैलकुलेशन किए जा सकते हैं एक ग्रह के ऊपर। उसका षड बल, उसका अष्टक वर्ग बल, उसका भाव बल, जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह जिस भाव का लॉर्ड है उस भाव का सर्वाष्टक वर्ग का बल, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें जो है कंसीडरेशन की जाती है। किसके साथ है वो, ये भी एक बिंदु है कि वो किसके साथ बैठा हुआ है। अब जिसके साथ बैठा हुआ है, अगर साथ वाले ग्रह से महादशा नाथ अगर मजबूत है तब तो वो उसको रूल करेगा। अगर वो साथ वाला ग्रह अगर मजबूत है तो ये महादशा नाथ जो है उसके प्रभाव में आ जाएगा, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि ज्योतिष को भी, ज्योतिष के ग्रहों के फलों को भी आप आसपास के अपने जीवन के अनुरूप ही समझने की कोशिश की। आप अगर किसी ताकतवर आदमी के पास जाके खड़े हो जाते हैं तो आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं, वहां आप कुछ नहीं बोल सकते, भले ही आप कितने बड़े तुर्रम खान हो अपने घर में या अपने इलाके में। तो ये चीज समझनी होती है प्रैक्टिकली, थ्योरी में भी अप्लाई कीजिए उसको। थ्योरी में कुछ मिल रहा है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। देखिए, दोनों का मिक्सचर करके देखिए कि आपको क्या निकल के सामने आ रहा है। तो कितने बिंदु आपके पास आए आप गिनिएगा। मैंने कितने बिंदु बता दिए क्योंकि मैं गिन गिन के नहीं बता पाया आपको, तो कम से कम 15 तो बता दिए मुझे, मेरे ख्याल से 10 से तो ज्यादा ही है कि नहीं। तो 10 से ज्यादा बिंदु तो बता दिए। अगर शुरुआती दौर में अगर आप एक ग्रह के 10 बिंदुओं को भी अगर कंसीडर कर पाते हैं तो फिर आप जातक को बोल पाएंगे कि ये ग्रह जो है आपको क्या देने वाला है, कितना देने वाला है। ग्रह की मुदित अवस्था, ग्रह की सुप्त अवस्था, ग्रह की अस्त अवस्था, ग्रह की मृत अवस्था, ये सारी चीजों को आपने देखना है, कैलकुलेट करना है। मैं खूब जनरली आपको कह रहा हूं कि अगर महादशा अंतरदशा नाथ के फल को आपको समझना है और आपको फलादेश करना है तो कम से कम 15 से 20 बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा वो फलाना यहाँ बैठा हुआ है दसम भाव में तो ये तो ऐसा ऐसा फल करेगा,
ये उच्च का हो गया तो ये कर देगा, नीच का है ये कर देगा, इस तरीके से नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, नवांश को जरूर देखें, ग्रह की नवांश में क्या अवस्था है, वो मित्र घर में है या शत्रु घर में है, ग्रह पाप कर्तृ योग में है कि शुभ कर्तृ योग में है, ये भी एक बिंदु है। यानी जितना मैं समय लूंगा कुछ ना कुछ नया बिंदु बताता चला जाऊंगा। तो नए लोगों को इतना सरदर्द नहीं पालना है, 10 बिंदु तो कम से कम वो लिखें, उसके बाद अपने आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वो बढ़ जाएंगे अपने आप, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है ना। मैं आशा करता हूं बड़ा ही सरल सा मुद्दा उठाकर मैं आपके सामने आया और उसको कोशिश की है मैंने सरल तरीके से आपके सामने रखने की। और मुझे यकीन है कि दशा अंतर्दशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने में मैं कामयाब हुआ हूं आपको। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक को लेकर, किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।